नमस्कार, स्वागत है आपका हॉर्नबिल टीवी भारत पर। आइए देखते हैं अब तक की खबरें। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कैबिनेट की बैठक से पहले मंत्रियों को संबोधित करते हुए राज्य शासन की प्राथमिकताओं और गतिविधियों के बारे में जानकारी दी। इस दौरान उन्होंने मध्य प्रदेश की ऐतिहासिक उपलब्धियों और आगामी योजनाओं का उल्लेख किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कैबिनेट बैठक में मंत्रियों को बताया कि मध्य प्रदेश ने औद्योगिक इकाइयों को 3,100 करोड़ रुपए का लंबित भुगतान पूरा किया है। उन्होंने आगामी स्कूल चले हम अभियान, सीएम राइज विद्यालयों के नाम में बदलाव और 27 अप्रैल को इंदौर में होने वाले आईटी कॉन्फ्रेंस का भी उल्लेख किया। इसके अलावा राज्य में महिलाओं के लिए रहवास सुविधाएं और जल गंगा संवर्धन अभियान की शुरुआत भी की गई है। मुख्यमंत्री ने गेहूं उपार्जन की प्रक्रिया में भी सुधार की बात की, जिसमें 8 लाख मीट्रिक टन गेहूं का उपार्जन हो चुका है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी की अध्यक्षता में कैबिनेट में बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय हुए, जिससे शॉर्ट में मैं बताता हूँ। सीएम राइज स्कूल, जो कि हर जिले के अंदर है, उसका नाम परिवर्तन किया गया है और जहाँ भगवान कृष्ण ने शिक्षा प्राप्त की थी, संदीप आयन स्कूल, संदीप आयन विद्यालय, उसका नाम हो गया। तो ये एक बड़ा निर्णय है और उसका एक मॉडल भी बनाएंगे हम कि वास्तव में उसमें कृष्ण की छवि दिखे, ऐसा कुछ उसका कलर, उसके मोनो, उसमें भगवान कृष्ण का और संदीपायन ऋषि का कुछ उल्लेख हो। मुझे एक बताते हुए बहुत प्रसन्नता है कि नया वर्ष गुड़ी पड़वा इस बार सारे प्रदेश ने बहुत धूमधाम से मनाया है। वैसे मालवा निमाड़ में तो काफ़ी समय से मनता आ रहा था, और विंध्य में भी बहुत अच्छे तरीके से मनाया गया। पूरे प्रदेश के हर जिले में प्रशासन ने भी और जनता ने भी इसमें हिस्सा लेकर और नए वर्ष का सेलिब्रेशन किया। लोगों ने काफ़ी आनंद से, मुझे बताते हुए बहुत प्रसन्नता है कि कुछ लोगों को तो पता ही नहीं था कि भारतीय कैलेंडर हमारा कालगणना का केंद्र था कभी उज्जैन, और हमारा कैलेंडर बहुत प्रामाणिक है, बहुत वैज्ञानिक है। जितने भी दुनिया के कैलेंडर हैं उससे सर्वश्रेष्ठ कैलेंडर है तो भारतीय कैलेंडर है, जिसमें कालगणना को जीरो का 1000वां हिस्सा तक, 0.0 का 1000वां हिस्सा तक कैलकुलेट किया गया है। और इसलिए हमारा जो कैलेंडर है वो बहुत प्रामाणिक है और बहुत वैज्ञानिक भी है। औद्योगिक क्षेत्र में कामकाजी महिलाओं के लिए हॉस्टल्स के लिए 284 करोड़ रुपया हमें केंद्र सरकार की सहायता से मिला है। हम देश के प्रधानमंत्री को धन्यवाद देना चाहते हैं कि जितने भी हमारे औद्योगिक क्षेत्र हैं वहाँ महिलाओं के लिए हॉस्टल निर्माण करने का कार्य अब हम अतिशीघ्र करेंगे, क्योंकि औद्योगिक क्षेत्र में महिलाएं काम तो करती है पर उनके लिए आवास की बड़ी परेशानी थी, और ये कामकाजी महिलाओं के लिए हॉस्टल बनाने की बहुत पुरानी डिमांड थी और अब ये डिमांड उनकी पूरी हो गई है। इसमें लगभग 5,120 कामकाजी महिला औद्योगिक क्षेत्र में पहले चरण में व्यवस्था होगी। ये महिला सशक्तिकरण के लिए बहुत ही अच्छा उदाहरण है और हम देश के प्रधानमंत्री को इसके लिए पुनः धन्यवाद देते हैं। अभी आपने देखा होगा GIS हुआ, उसके पहले सोनल कॉन्क्लेव हुई, अब इंदौर में IT सेक्टर की कॉन्क्लेव होगी 27 अप्रैल को। देश और दुनिया की लगभग 200 से ज़्यादा कंपनियां आएंगी। इंदौर IT के लिए बहुत ही अनुकूल स्थान है और इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्णय लिया कि इंदौर में सिर्फ IT संबंधित एक बड़ी कॉन्क्लेव की जाए
और वह 27 अप्रैल को होने जा रही है। हमेशा एक सरकार के ऊपर आरोप लगता था कि सरकार घोषणा तो कर देती है पर औद्योगिक सब्सिडी नहीं मिलती उद्योगों को। मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि एमएसएमई के एक भी ऐसी इंडस्ट्री नहीं है जिसकी सब्सिडी बाकी हो। हमने सब सब्सिडी दे दी है और बड़े उद्योगी की भी जितनी सब्सिडी थी वो सब दे दी है। लगभग 3,000 से ज़्यादा रुपया हमने सब्सिडी के रूप में उद्योग विभाग को दिया है और सारे ही उद्योग जिनको सब्सिडी बकाया थी सब हमने पूरी करी है। इससे मध्य प्रदेश की साख औद्योगिक क्षेत्र में काफ़ी बड़ी है। नहीं तो कई बार लोग कहते थे कि आप सब्सिडी की घोषणा तो करते हैं बाकी देते नहीं हैं। हमने सारी सब्सिडी चुका दी, मतलब पुराना बकाया जो बैकलॉग था वो सारा खत्म कर दिया है। जल गंगा संवर्धन आप सभी जानते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी का बड़ा रुचिकर विषय है ये कि 30 अप्रैल से 30 जून तक चलेगा। बरसात आने के पहले हम सारी तैयारी भी करेंगे, जितनी वाटर बॉडीज़ है उनको फिर से जिंदा करेंगे, उसमें वाटर कंजर्वेशन भी होगा और ज़मीन के अंदर पानी पहुँचे उसके लिए कार्यक्रम भी बन जाएंगे। तो जैसे ही बरसात आए तो जिससे हमारा वाटर लेवल बढ़े इसके लिए भी हम लोग चिंता करेंगे। तो सारे शहर के अंदर, सारे प्रदेश के अंदर जितने भी नगरीय निकाय हैं, पंचायत हैं, ये सब इस दिशा में काम करेंगे और सभी विभाग, चाहे वन विभाग हो, वे सब लोग जल संग्रहण में जो भी योगदान दे सकते हैं सब देंगे। सबको निर्देशित किया गया है। गेहूँ उपार्जन किसानों के लिए बहुत हर्ष का विषय है अभी कि गेहूँ उपार्जन का काम हमने प्रारंभ कर दिया है और हमने हमारे घोषणा पत्र में 2700 का भाव दिया था। इस बार हमने 2600 का रेट देकर और गेहूँ उपार्जन प्रारंभ कर दिया है। 15 मार्च से कर दिया था। अभी तक हमारे पास 14,76,000 किसानों ने पंजीयन कराया है और 8 लाख मीट्रिक टन अभी तक गेहूँ क्रय भी कर लिया है। उपार्जन में अप्रैल के अब जरा तेजी की संभावना है। ऐसा लगता है कि उपार्जन ठीक हो, इसलिए हमारे नई शिक्षा नीति को लेकर विवाद के बीच सोनिया गांधी ने केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि इसका मुख्य उद्देश्य सत्ता का केंद्रीकरण, व्यावसायीकरण और निजी क्षेत्र को निवेश सौंपना है। साथ ही पाठ्य पुस्तकों का सांप्रदायिकरण किया जा रहा है। इस मुद्दे पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने कहा कि इतिहास को खत्म करना आरएसएस की नीति है। उन्होंने लोनी से बीजेपी विधायक को पार्टी छोड़ देने की सलाह दी और आरोप लगाया कि सरकार बंटवारे का काम कर रही है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए अजय राय हैं, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, से बात करेंगे। सर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 साल बाद आरएसएस कार्यालय गए, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, मोदी जी जो आरएसएस कार्यालय गए हैं उसके जाने का मूल कारण है कि आरएसएस के जो सरसंघ चालक जी हैं वो पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी से और मोदी जी से बहुत नाराज है। उसका मैं एक एग्जांपल देना चाहूँगा कि इतना बड़ा महाकुंभ हुआ, पूरे जगह से इन्होंने लोगों को निमंत्रण दे के, इन्विटेशन दे के, योगी जी के मंत्री जी और सारे लोग बुलाए, पर उनके बुलावे पर भी परम पूज्य सरसंघ चालक जी स्नान करने नहीं आए। तो ये सीधा संदेश दिया उन्होंने कि हम इनकी व्यवस्था, जो मोदी जी उनकी अच्छी व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं, जो सारी चीज़ें चल रही हैं वो उनके मुताबिक नहीं चल रही हैं, इस नाते वो नहीं आए। तो उनको मनाने के लिए या उनको अपने साथ कि संघ हमारा सहयोग करे, साथ दे, मोदी जी इसलिए गए थे। और आगे कैसे अपनी चीज़ों को अच्छा कर सकें, कैसे संघ को और अपने तरीके से इस्तेमाल कर सकें मोदी जी, उसके लिए वो गए थे। सोनिया गांधी ने जो चिट्ठी लिखी है कि जो नई शिक्षा नीति आई उसको लेकर चिट्ठी लिखी, क्या कहेंगे? क्या आरएसएस की चाल है कि पुराना जो इतिहास है उसको खत्म किया गया? नहीं, आरएसएस तो पूरी तरीके से चाह ही रहा है कि देश के जो सारी चीज़ें हैं, जब इन्होंने कहा, इन्हीं भागवत जी ने कहा था कि 14 के बाद से
हमें यहाँ आज़ादी मिली है, तो मैं समझता हूँ कि ये पूरी तरीके से पुरानी जो हमारे इस देश की जो बलिदान दिया लोगों ने, जो शौर्य गाथाएँ थीं, जो फ्रीडम फाइटर स्वतंत्रता सेनानी जिन्होंने अपने कुर्बानियाँ दी, वो सारी चीज़ों को ये दबाना चाहते हैं। पर कांग्रेस के रहते ऐसा हम होने नहीं देंगे। हम निश्चित तौर पे लड़ेंगे और अपनी पुरानी चीज़ों को निश्चित तौर से हम उसको मिटने नहीं देंगे, चाहे उसके लिए कुछ भी करना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद की लोनी सीट से जो बीजेपी विधायक हैं नंद किशोर गुर्जर, उनको लेकर काफ़ी चर्चा बना हुआ है। जिस तरीके से कलश यात्रा निकाली गई, उसको लेकर उनके साथ कुर्ते फाड़े गए, महिलाओं के ऊपर लाठी चला गई, ऐसा आरोप लगा रहे। वो मुख्यमंत्री से समय मांग रहे हैं, लेकिन समय नहीं मिल पा रहा है। और साथ ही बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष उत्तर प्रदेश के कारण बताओ नोटिस भी जारी कर चुके हैं। इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, मैं गुर्जर जी से इतना कहना चाहूँगा, जब इतना आपका अपमान हो रहा है तो इस्तीफा दे दीजिए, घर जाइए, जनता के बीच में जाइए, छोड़िए भारतीय जनता पार्टी का मुँह, निर्दल लड़िए जाके, निर्दल जनता की सेवा करिए जाके। जहाँ सम्मान नहीं मिल रहा है बार बार आपको, तो ज़रूरत से ज़्यादा नाटक कर रहे हैं, उसको ख़त्म करके नाटक को जाके लड़ना चाहिए। और जनता के लिए, जनता ने जब चुना है आपको, जनता काम नहीं कर पा रहे हो तो भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिक सत्ता से इस्तीफा दे के जाके जनता के बीच में सेवा करनी चाहिए। वो मुख्यमंत्री की तारीफ कर रहे हैं और बता रहे हैं मैं बीजेपी का सिपाही हूँ। मतलब ये दोनों चीज़ कैसे चलेगी? दोनों चीज़ तो चलेगी नहीं साथ साथ। एक तरफ तारीफ भी करिए, एक तरफ बीजेपी के सिपाही भी हैं, दूसरी तरफ योगी जी का प्रशासन आपको बेइज्जत कर रहा है, दूसरी तरफ आप बड़ी बड़ी बात बोल रहे हैं। इसका मतलब कि ये सब नाटक हो रहा है, ये जानबूझ के ऐसा कराया जा रहा है कि लोग, मीडिया हमको कवरेज करे और हमारे चीज़ों को दिखाए। उसमें सरकार का भी पूरा सहयोग है उनको। वक्फ बोर्ड को लेकर लगातार कुछ लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, कुछ लोग समर्थन दे रहे हैं। कल कहीं ना कहीं ये बिल पेश हो सकता है, पास हो सकता है। इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, ये केवल और केवल बंटवारे की राजनीति है, लोगों को भ्रमित करने के लिए है, कैसे देश के अंदर बंटवारा हो, देश कैसे आपसी भाईचारा खराब हो। आपने देखा कल इतना महत्वपूर्ण पर्व था ईद का, एक दूसरे को गले मिले, सेवैयाँ खिलाई, लोगों का प्यार मिला। मुझे लगता है कि ये सारी चीज़ों को ख़राब करने के लिए, आपस में मतभेद पैदा करने के लिए सरकार काम कर रही है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए अजय राय, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष, इनका साफ तौर पर कहना है सरकार आपस में मतभेद पैदा करा रही है। वीडियो जर्नलिस्ट अनिल सैनी के साथ निहाल पांडे, हॉर्नबिल टीवी, लखनऊ। कोनेश्वर चौक में एक बड़ा विवाद उभर आया है, जहां स्थानीय निवासी प्राचीन पकरिया वाले श्री हनुमान मंदिर के पीछे शराब की दुकान खोलने का विरोध कर रहे हैं। 70 वर्षों से खड़ा यह मंदिर, जो नियमित धार्मिक आयोजनों का स्थल है, श्रद्धालुओं के लिए गहरी धार्मिक महत्ता रखता है। विरोध स्वरूप स्थानीय लोगों ने मंदिर परिसर के पास सुंदरकांड का पाठ कर अनोखा प्रदर्शन किया। उन्होंने मंदिर की धार्मिक पवित्रता का हवाला देते हुए शराब की दुकान को खोलने की अनुमति नहीं देने का संकल्प लिया है। उल्लेखनीय है कि यह मंदिर बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की भूमि पर स्थित है, जो विवाद को और बड़ा कर रहा है। भावनाएं उबाल पर है और स्थानीय निवासी शराब की दुकान के उद्घाटन के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले ई रिक्शा और ऑटो के खिलाफ राज्यव्यापी अभियान शुरू किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर यूपी पुलिस ने लखनऊ के हजरतगंज चौराहे पर कड़ी कार्रवाई की, जहां कई ई रिक्शा और ऑटो चालकों को जुर्माना लगाया गया। उल्लंघन में ड्राइविंग दस्तावेज की कमी, अतिरिक्त सवारी ले जाने और बिना पंजीकरण नंबर के चलाना शामिल था। एडीसीपी सेंट्रल मनीषा सिंह ने ड्राइवर की जांच को अनिवार्य बताया और कहा कि आपराधिक पृष्ठभूमि वाले ड्राइवरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। इस अभियान को अप्रैल भर जारी रखा जाएगा और जिला अधिकारियों को मुख्यमंत्री को साप्ताहिक रिपोर्ट
प्रस्तुत करनी होगी। पर जो कहीं ना कहीं तमाम नाबालिग जो बच्चे वो चलाते हैं और ऐसी तमाम घटनाएं भी देखने जो है विशेष परिवहन विभाग और पुलिस विभाग के संयुक्त रूप से अभियान चलाया जाएगा। किस तरीके से सत्यापन होगा और क्या कार्रवाई होगी? माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक ऑटो रिक्शा और ई रिक्शा के विरुद्ध चेकिंग करके सघन अभियान चलाए जाने हेतु निर्देशित किया गया था और इसी क्रम में आज स्थानीय हजरतगंज पुलिस और हम सभी लोग यहाँ पर हजरतगंज चौराहे पर एकत्र हुए हैं और ई रिक्शा और ऑटो जो रिक्शा है उसकी चेकिंग की जा रही है, जिसमें सर्वप्रथम सबसे पहले हम लोग ये देख रहे हैं कि जो वाहन चालक है वो नाबालिग तो नहीं है। अगर नाबालिग है तो उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। साथ ही वाहन के जितने प्रपत्र हैं, जैसे वाहन की फिटनेस, ड्राइविंग लाइसेंस ड्राइवर का और आरसी जो है वो हम लोग चेक कर रहे हैं और ऐसे प्रमाण जो प्रपत्र हैं उनके ना होने की दशा में एमपी एक्ट के अंतर्गत नियमानुसार जो है वो चालान की कार्रवाई की जाएगी और अगर कोई भी कागज़ वाहन पर उपलब्ध नहीं है तो उसको सीज करने की कार्रवाई की जाएगी। साथ ही जितने भी ड्राइवर हैं जो कि अगर मालिक नहीं है तो उनका भी नाम पता नोट किया जा रहा है और उनका क्रिमिनल रिकॉर्ड का वेरिफिकेशन करने के लिए डीसीआरबी की मदद से उनका क्रिमिनल जो रिकॉर्ड है वो भी वेरीफाई किया जाएगा। अभी तक कितनी गाड़ियों पर कार्रवाई की गई, कितनी गाड़ी? देखिए, अभी हम लोग काफ़ी देर से यहाँ पर अभियान चला रहे हैं और उसमें काफ़ी संख्या में वाहनों के चालान किए गए हैं और लगभग 10 गाड़ियों को सीज भी किया गया है और ये अभियान जो है वो लगातार स्थान बदल करके और अलग अलग समय में निरंतर चलाया जाएगा। ये अभियान कब तक चलाया जाएगा? और अगर लखनऊ की बात करें तो ई रिक्शा और ई ऑटो कितने होंगे? वैसे तो ये अभियान जो है वो 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक विशेष रूप से चलाने हेतु निर्देशित किया गया है, परंतु यह अभियान जो है वो सतत जो है वो लगातार चलता रहेगा और विशेष रूप से 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक विशेष रूप से चलाया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बुधवार को लोकसभा में वक्फ संशोधन विधेयक 2024 पेश करेगी। यह जानकारी केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने मंगलवार को दी और यह विधेयक कल प्रश्नकाल के बाद विचार और पारित करने के लिए पेश किया जाएगा, जिसके बाद 8 घंटे की चर्चा होगी। रिजिजू ने इस विधेयक को मुस्लिम समुदाय के लिए फ़ायदेमंद बताते हुए कहा कि यह धार्मिक स्वतंत्रता में हस्तक्षेप नहीं करता, बल्कि वक्फ प्रबंधन में सुधार और पारदर्शिता लाने का उद्देश्य है। हालांकि विपक्ष ने इस विधेयक को असंवैधानिक करार देते हुए बीजेपी पर मुस्लिमों के अधिकार छीनने का आरोप लगाया है। बिल में विस्तृत रूप से चर्चा करना चाहते हैं और बिजनेस एडवाइजरी कमेटी इसमें तय करे। तो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में कुछ पार्टीज का मत था 6 घंटे डिस्कस होना चाहिए, कुछ का मत था 4 घंटे और ज्यादातर अपोजिशन पार्टी के लोग 12 घंटे का मांग किया। तब बीच में 8 घंटे का चर्चा का समय तय किया गया और ये भी स्पीकर साहब ने कहा कि 8 घंटे चर्चा का समय दिया है जिसको बढ़ाया जा सकता है, लेकिन हाउस का सेंस लेकर के। चर्चा तो हमेशा ऐसे ही होते हैं जब आप टाइम तय करते हैं तो अगर हाउस को लगे कि डिस्कशन का समय को बढ़ाना चाहिए तो समय को बढ़ाया जाता है, एक्सटेंड किया जा सकता है। लेकिन अगर बहाना बना करके अब चर्चा में हिस्सा नहीं लेना चाहता है और बहाना बना करके वॉकआउट करने का कोई कदम उठाते हैं तो मैं रोक नहीं सकता हूं उसको। हम तो चर्चा चाहते हैं और जेपीसी ने व्यापक रूप से इस बिल का स्क्रूटिनाइज किया, चर्चा किया और पार्लियामेंट में फिर से टेबल किया रिपोर्ट को। फिर कैबिनेट ने इसको जांच करके अच्छा से इसमें जो प्रोविजंस है उसको देख करके फिर से आज हम बिल को लाने का बात कर रहे हैं। हर पॉलिटिकल पार्टी को अपना मत रखने का अधिकार है और देश सुनना चाहता है कि किस पॉलिटिकल पार्टी वक्फ अमेंडमेंट बिल में क्या पोजीशन रखता है, ये सुनना चाहता है और ये रिकॉर्ड करेंगे। हजारों साल तक ये रिकॉर्ड रहेगा कि इतना अच्छा वक्फ अमेंडमेंट बिल जो ला रहे हैं इसको किसने विरोध किया और किसने समर्थन किया, ये रिकॉर्ड में रहेगा। लेकिन चर्चा तो करें। तो अगर चर्चा नहीं करना चाहते हैं और आप बहाना बना करके अगर वॉकआउट करेंगे तो मैं तो उसका जिम्मेदार तो हो नहीं सकता। सर, ऑपोजिशन कह रही है कि वो मणिपुर पे डिबेट मांग रहे हैं तो वो कहते हैं ऐसा है 12 बजे से कल क्वेश्चन आवर के तुरंत बाद 2 अप्रैल को
वक्फ अमेंडमेंट बिल को मैं टेबल करना चाहता हूं फॉर कंसिडरेशन एंड पासिंग, पारित होने के लिए। उसके बाद हमने 8 घंटे के लिए मान लिया गया है कि चर्चा 8 घंटे का होगा, और बढ़ाना चाहते हैं तो हाउस में स्पीकर सेंस लेकर के बढ़ा सकते हैं। किरण जी, ऑपोजिशन वालों का ये कहना है कि जब उन्होंने आपसे मणिपुर पे डिस्कशन मांगा, एक तो आपने कहा कि 1 घंटे में डिस्कशन होगा। देखिए, ये आपको समझना होगा, ये बजट सत्र 4 तारीख तक है। बजट सत्र 4 अप्रैल तक है, और जो बिल हम लोकसभा में पारित करते हैं वो राज्यसभा में भी पारित करना होगा। तो फिर हमको समय भी तो देखना होगा। ये पार्लियामेंट सिर्फ लोकसभा नहीं है, सिर्फ राज्यसभा नहीं है, दोनों मिल करके ये पार्लियामेंट है। अगर वक्फ अमेंडमेंट बिल या कोई भी महत्वपूर्ण मुद्दे लोकसभा में पारित होता है तो राज्यसभा में भी जाना पड़ता है, वहां भी पारित करना पड़ता है। तो राज्यसभा के लिए भी तो टाइम देना पड़ेगा ना। अभी के लिए इतना ही, और खबरों के लिए आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी।